अविनाश जी की बूढ़ी पड़ चुकी आंखों में आज बहुत दिनों बाद ऐसी चमक थी। सरिता जी और आयुष्मान जी के साथ साथ अगस्त्य भी ये नोटिस कर रहा था। वो उनको ही देख रहा था जो बोल नहीं रही थे, मगर उनकी आंखों में ही खुशी नजर आ रही थी। दादू अगस्त्य की आवाज पर उनका ध्यान उस पर गया। उसने अपने दादू की तरफ देखा, फिर पूछा, अब सारी विश पूरी हो गई ना आपकी? अब तो मुझे बलि का बकरा बनाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। उसने जब ये कहा, अयान मायरा ने एक दूसरे को देखा और आयुष्मान जी और सरिता जी एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि अविनाश जी पोते को घूरने लगे। आयुष्मान जी और सरिता जी ने सर हिलाया। तभी वो बोले, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अपनी मनमर्जी कर रहे होते तो अब तक वैसे ही घूम रहे होते, किसी चीज का ठिकाना तो है नहीं तुमको खुद को। अगस्त्य ने दादा की इस बात पर कुछ नहीं कहा कि क्यों वो खुद भी जानता था उसकी जिंदगी में अशीति के आने की वजह वही थे और उसके बाद ही सारी चीज उसकी जिंदगी में बदलने लगी थी। हम करिए, दिखाइए एटीट्यूड। उसने सर झटकते हुए जवाब दिया। वो अब सबके साथ मिलकर बात कर लेता था, टाइम स्पेंड करता था और अब अशीति के ज्यादा वो वजह नक्षत्या बन गई थी। अद्रिता भी अब यहां से जा चुकी थी। वो अपनी जिंदगी में जिन बातों से भाग रही थी उनसे भाग पाना मुमकिन नहीं था, ये उसको समझ आ गया था। आपकी जिंदगी एक सही दिशा में आगे बढ़ रही थी, ऐसा कुछ नहीं था जो रिश्तों को आपस में उलझाए था। एक दूसरे के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे और वक्त अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। आज लेट हो गए आप। अगस्त्य को देर हुई थी और उसके आते ही वो उठकर उसके पास आते हुए बोली। अगस्त्य ने हामी भरी और 4-5 माह की नक्षत्या को देखा जो अपने दोनों हाथों को उठाए आराम से सो रही थी। बेटी को देखते ही उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई थी और उसकी थकान तो जैसे अपने आप ही दूर हो गई। हम सो गई? अगस्त्य ने पूछा और जैसे उसे छूने के लिए उसकी तरफ जाने लगा, अशीति ने रोक दिया। अभी तो इतनी मुश्किल से सोई है, इतना चिल्लाकर अभी मत परेशान करें। सुबह खेल लेना आप। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा। अच्छा ना, आप देर से आए, आपकी गलती है। वैसे ही उसके सोने का टाइम आपको पता है, इतनी मुश्किल से सोती है, आप नहीं होते तो और परेशान करती है। हम एक ब्लैक कॉफी बना दोगी? अगस्त्य ने कहा तो अशीति ने गर्दन हिलाई। उसे नजर आ रहा था अगस्त्य से काफी थका हुआ लग रहा था। काम ज्यादा होगा इसीलिए उसे देर हुई, वरना आजकल वक्त से ही आता था। अशीति उसके पास आई और उसकी ब्लेजर निकालने में उसकी मदद करने लगी। उसने ठहर कर उसे देखा। मत करो, ठीक है। उसने उसे रोका पर वो उसकी मदद कर रही थी। अगस्त्य हल्का सा मुस्कुरा दिया। थैंक यू सो मच, अभी आया। उसने इतना कहा, उसके बाद वो अब बाथरूम की तरफ चला गया। अशीति भी वहां से बाहर चली आई थी। कुछ देर बाद वो अगस्त्य के साथ बैठी थी। सोफे पर बैठे अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। वो उसे अपनी गोद में सर रखने का इशारा कर रही थी। अगस्त्य ने ना में गर्दन हिलाई तो वो उसके करीब हुई। उसके सीने पर अपना हाथ रखकर वो उसकी आंखों में देखने लगी। नाराज हो? वजह है? आपसे सवाल किया मैंने और आप उल्टा सवाल कर रहे हो। क्यों सवाल सिर्फ तुम करोगी? अगस्त्य भी उसे छेड़ने के अंदाज में बोला। अशीति ने अब नाराजगी से उसे आंख दिखाई। वो उसके सीने पर हाथ रखे उसे ही देख रही थी। उसके इस नाराजगी भरे चेहरे को देखकर अगस्त्य ने कॉफी की एक सिप लेकर कहा, परेशान ज्यादा किया क्या? क्यों? क्योंकि अभी कल भी टाइम लगने वाला है मुझे। अगस्त्य ने कहा तो वो नासमझी से उसे देखकर बोली, सब ठीक है ना? हाँ, बस काम ही है, अगस्त्य ने जवाब दिया। अशीति ने गर्दन हिलाई। आज कल वो भी नहीं थी तो उसका काम बढ़ा होगा। उसने अगस्त्य के गाल चूमे। मैं करती हूँ हेल्प। अब मैं ऑफिस भी स्टार्ट कर दूंगी, आपका थोड़ा हेल्प। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी नक्षु बहुत छोटी है, अभी उसे नीड रहेगी, अगस्त्य ने जवाब दिया और बीच में ही उसकी बात को काटा। उसकी बात सुनकर अशीति ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी, मुझे भी तो। क्यों? किसके लिए कमा रहा हूं? अभी नहीं जरूरत। तुम्हारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, अगस्त्य ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा। वो उसके करीब हुई। दोनों के बीच फासला जरा सा था।
अशीति ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो उसे छोटी आंखें करके कुछ पल तक देखने के बाद बोला, अहम डॉट। नाराज हो? अशीति ने पूछा तो अगस्त्य ने एक नज़र उस पर डाली। वो उसके करीब होती हुई धीरे से बोली, आप ही कहते हैं ना, ध्यान रखना है, बच्ची है। फिर कुछ नहीं डॉट, अगस्त्य ने जवाब दिया और उसके करीब होकर उसके कान पर झुकता हुआ बोला, तुम ठीक हो ना? आई मीन परफेक्टली फाइन। अशीति ने मुस्कुराते हुए पलकें झपकाईं। जी। अगस्त्य ने उसकी बैली से अपना चेहरा लगाया और अब उसे होल्ड करके कहा, ऐसे ही रहना और अभी नहीं हटने वाला हूं मैं। अगस्त्य की बात सुनकर अशीति के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उससे किसी बच्चे की तरह लिपटा हुआ था। अगस्त्य के बालों पर वो अपने हाथ फेरने लगी। वो उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेटे हाथ को मजबूत कर उसकी तरफ देखकर बोला, जब बात पहले तुमने की थी मुझे लगता था खुद इतनी सी हो कैसे हैंडल करोगी। एक बेबी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं डरता था इस फीलिंग से। मुझे नहीं लगता था मैं कर पाऊंगा। आई जस्ट होप मैं हमारी प्रिंसेस को एक अच्छी लाइफ दे पाऊं। अगस्त्य के इस डर ने उसके मन में कितनी जगह बना रखी थी, ये बात अशीति बेहद ही अच्छे से जानती थी। उसे पता था अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस की वजह से वो कमिटमेंट और रिलेशनशिप से डरता था। आपको अब भी उम्मीद है? मुझे तो यकीन है आप ना सुपर बेस्ट फादर बनेंगे। अभी वो 5 महीने की है और अब से एकदम नाटकबाज हो गई है। आपकी आहट उसे अपने आप फील हो जाती है। एकदम पापा की परी बनेगी, अशीति ने कहा। बात जब भी उसकी बेटी की आती ही थी उसके लबों पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती थी। वो अब भी बेटी के जिक्र पर एकदम खुलकर मुस्कुरा दिया था। देखा बेटी का नाम आते ही आपकी स्माइल डॉट, अशीति ने कुछ झूठी सी नाराजगी और मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात सुनकर अगस्त्य मुस्कुरा दिया, पापा की परी और एकदम स्ट्रांग होगी मेरी जान। अशीति उसके चेहरे पर यह मुस्कान एकदम साफ देख पा रही थी। वो अपने पति के गाल पर हल्के से अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, अगस्त्य रायचंद एस अ हस्बैंड मुझे पसंद थे, बहुत पसंद, पर अगस्त्य रायचंद एस अ फादर यू किलिंग इट डॉट। वो उसकी ये बात सुनकर हंस दिया, कुछ भी। कबीर डॉट, महक की आवाज सुनकर उसका ध्यान उस पर गया। कबीर ने अपना फोन रखकर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराकर उसके पास ही आकर बैठ गई। कबीर ने उसकी तरफ देखा, आज बड़ा स्माइल कर रही हो। उसने जैसे ही ये कहा महक ने नाराजगी से नजर उस पर डाली। उसकी बात सुनकर उसने सर हिलाया, तुमसे ना इसलिए बात ही नहीं करती हूं मैं। यार तुम जरा सी बात पर नाराज हो जाती हो। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया। कबीर के चेहरे पर शांति सी नजर आ रही थी। वो एकदम ही शांत नजरों से उसे देखती रही। कबीर, महक ने कुछ टाइम बाद फिर से कहा। उसकी आवाज में हल्की सी कंपन थी। कबीर ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया, आई एम प्रेग्नेंट डॉट। कबीर कुछ कहता उससे पहले ही महक ने एकदम ही कहा। उसके फेस पर नर्वसनेस बढ़ सी गई। वो इतना कहकर शांत सी हो गई और कबीर एकदम ब्लैंक। वो उसे एकदम शांत नजरों से उसे देख रहा था। महक ने उसकी नजरों को खुद पर देखकर अब धीरे से कहा, आई नो यू आर। कबीर ने उसकी बात को काटकर कहा। वो चुप सी हो गई। उसके इतना कहते ही महक चुप सी हो गई। उसके चेहरे पर शिकन आने लगी मगर तब भी कुछ नहीं कहा। कबीर ने उसे हग कर लिया। उसकी पकड़ उसकी पीठ पर कस गई। महक अब धीरे धीरे शांत होने लगी। आई एम हैप्पी। तुमने बताया नहीं मुझे डॉट। कबीर उससे दूर होता हुआ बोला। महक जो अब तक कुछ चुप सी होकर उसे देख रही थी, उसने जब उसे खुश देखा तो उसके चेहरे पर अब शांति सी आ गई। तुम सच में खुश हो? महक ने कुछ देर बाद उससे पूछा। उसके इतना कहते ही कबीर ने उसे पहले ही नाराजगी से देखा, फिर शिद्दत से उसने उसके माथे को चूम लिया। ऑफ कोर्स यार, मैं बहुत खुश हूं, उसने खुश होकर कहा। महक ने जब ये सुना उसके चेहरे पर भी शांति सी आ गई। अब उसके मन में जो अजीब सी उलझन थी वो चली गई। कबीर ने मुस्कुराते हुए उसके कंधों पर अपने दोनों हाथों को टिकाकर कहा, तुम खुश नहीं हो? महक ने जब ये सुना उसने एकदम ही जवाब दिया, मैं क्यों खुश नहीं रहूंगी, मैं तो बहुत खुश हूं।
मुझे लगा तुम शायद। बोलते बोलते वो चुप हो गई और कबीर उसकी तरफ देखता रह गया। उसको अब समझ आ रहा था उसकी इस उलझन का कारण। कबीर ने एक गहरी सांस छोड़ी और आहिस्ता से उसके कंधे पर रखे अपने हाथों के सहारे ही उसे अपने पास करते हुए बोला, पहले जो था वो था, अब ऐसा नहीं है। मैं खुश हूं। तुम अब तक पुरानी बातों से मुझे जज कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है कबीर, बस मुझे लगा शायद तुम्हें खुशी ना हो, पर अब मुझे लग रहा है मैं बेकार में ही सोच रही थी। थैंक यू सो मच, महक ने मुस्कुराते हुए कहा और इतना कहकर उसके सीने से लग गई। उसके होठों पर भी अब मुस्कुराहट आ गई थी। कबीर ने उसकी तरफ देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो इस वक्त को बढ़ाना नहीं चाहता था और महक के मन में जो बात थी वो पूरी तरह से गलत भी नहीं थी। उनके बीच रिश्ता जिस तरह का था उसके बाद उसके मन में ये बात आना जायज़ भी थी। महक, मैं पहले तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं पहले अपनी पास्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ा हूं मैंने सच्चे दिल से तुमको एक्सेप्ट किया है। प्लीज मेरी बात को ऐसे ही मत लेना, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं और मैं इस न्यूज़ के बाद बहुत खुश हूं। कबीर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा और उसके बाद एक बार फिर से उसने उसके सर को चूम लिया। महक जो उसके सीने से लगी थी उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट बढ़ गई थी। माँ को पता है? कबीर ने पूछा। वो उससे दूर होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने अब मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ माँ, और दी सबको। कबीर ने इतना सुनते ही नाराजगी से उसे देखा। मतलब मेरे अलावा सबको पता है? वो उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। आज ही कंफर्म किया, तुम्हारा वेट कर रही थी। हम पर बहुत अजीब हो यार, मुझे पता तक नहीं चलने दिया, कबीर ने नाराजगी से कहा। उसकी बात सुनती महक खुलकर हंस पड़ी। बस ऐसे ही रहा करो, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर महक उसकी तरफ देखने लगी। कबीर की आंखों में देखती हुई महक शांत पड़ने लगी। कबीर, तुम सच में खुश हो? कबीर ने नाराजगी भरी एक नज़र उस पर डाली। वो अब उसकी तरफ देखकर बोला, अब भी तुमको लग रहा है? महक, उसने नाराजगी जताई तो वो बोली, डर लग रहा था, तुम जानते हो मुझे लग रहा था तुम। पर छोड़ो, थैंक यू सो मच। कबीर, आई लव यू, उसने भी खुश होकर कहा और इतना कहकर वो उसके सीने से लग गई। उसके ऐसा करते ही कबीर ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार उसने भी बात नहीं की। उसकी जिंदगी में महक का आना उसकी चाहत नहीं थी, मगर जब से वो उसकी जिंदगी में आई थी काफी कुछ बदला था। उसने धीरे धीरे खुद को बदल लिया था और अब उसकी जिंदगी में भी खुशियों ने दस्तक दे दी थी। उसे अपनी बाहों में भरकर कबीर ने उसका सर चूम कर कहा, आई लव यू टू। अगस्त्य ने कहा ही था और आज उसे आने में भी देर हुई। वो कमरे में आया। गहरा अंधेरा कमरे में देखकर उसे हैरानी हुई। उसने अब हल्की आवाज दी, अशीति। उसके इतना कहते ही अब कमरे में हल्की रोशनी हुई। उसने कमरे में देखा तो अब स्थिर सा हो गया। वो उसके सामने थी और अगस्त्य की नज़र उस पर ही टिकी रह गई। डीप ब्लैक कलर की फिट ड्रेस उसकी बॉडी को दिखा रही थी। एक कट थाइज के पास था जिसकी वजह से उसके पैर नजर आ रहे थे। अशीति चलती हुई उसकी तरफ आई। उसकी खुशबू अपने पास महसूस कर अगस्त्य ने अब उसकी तरफ देखा। वो चलती हुई उसके बेहद ही करीब आ गई। वो एक गहरी सांस छोड़कर बोला, क्या है ये? क्या? अशीति ने अपनी आंखें मटकाकर कहा। वो उसे देख रही थी। अगस्त्य की नज़र उस पर आई। उसने एक गहरी सांस छोड़ी। वो अब वहां से बढ़ाकर ब्लेजर निकाल कर रखा और शर्ट के कॉलर बटन खोलता हुआ गहरी सांस अब भी ले रहा था। अशीति उसको एक दबी सी मुस्कान के साथ उसे देखा। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ बोला, नक्शु को बेड पर सुलाओ। आता हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ने के लिए पलटा वो उसके सामने थी। अगस्त्य ठहर सा गया। नजरअंदाज कर रहे हो, इतनी बुरी तरह रही हूँ। उसने ऐसा कहते ही बहुत ही अदा से अपने बालों को अपने कंधे पर एक तरफ डाला। उसकी कॉलर बोन पर अगस्त्य की नजर टिकी। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, बस आया। वो आगे बढ़ने ही लगा पर उसने उतनी ही अदा से उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। सामने मैं हूं, आपको फिर भी जाना है। प्रेगनेंसी के बाद अट्रैक्टिव नहीं लग रही? सूट नहीं कर रही ड्रेस? आपको पसंद है ना ऐसे?
मेरा ये टेस्ट नहीं है, आप जानते हो आपके लिए पहनी है और आप इग्नोर कर रहे हैं, वो उसकी आंखों में झांकती हुई बोली। अगस्त्य की नज़र उस पर ही थी, वो एकटक उसे ही देख रहा था। उसने पलकें भी ना झपकाईं। अगस्त्य ने एक लंबी सांस ली। बोलिए। अब तक शिकायत कर रहे थे, अब जब झेल लोगी। अगस्त्य ने उसकी बात को काटा। वो एकदम ही चौंकी। अगस्त्य बहुत ही गहराई हुई नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसके गालों पर शर्म भरी लाली उतर आई। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा और अब उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींचकर बोला, टू हॉप टू हैंडल। ऐसा क्या? अशीति ने आंखें मटकाकर कहा। वो आंखें घुमाते हुए उसे देख रही थी। अगस्त्य ने उसे अपने से सटाकर कहा, मेरे लिए किया? हम्मा, बड़ा ख्याल आ रहा है मेरा। बिल्कुल डियर पतिदेव। उसने उसके सीने पर हाथ रखा। दोनों ही इंटेंस नज़रों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अशीति ने आगे बढ़कर उसके बालों पर हल्के से उंगली फिराई। वो अब उसके गाल पर अपने लब रखती हुई उसके कान के पास हल्के से बोली, अच्छी लग रही हूँ बहुत। मुझे लगा फिटिंग अभी बहुत अजीब सी है, तो पता नहीं कैसा लगेगा, फिर लगा जज करोगे भी तो आप ही हो, उसने जानकर ये कहा था। अगस्त्य ने बीवी की कमर पर बाह कसते हुए कहा, जानती हो तुम सामने हो, उसके बाद कुछ नजर नहीं आता मुझे फिर भी। अगस्त्य ने उसकी कमर पर हाथ मजबूत कर अपने दूसरे हाथ को उसके गाल पर रखा। उफ, अब मैं हैंडल कैसे करूं? अगस्त्य की नज़र उस पर थी। वो हल्का सा मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। क्यों? उसने आंखें मटकाते हुए कहा। वो अपने हाथ एकदम हल्के से उसके खुले सीने पर चलाने लगी। अगस्त्य उसकी करीबी में पिघलता ही जा रहा था। वो उसे ही देख रहा था। उसको इस तरह देखकर अशीति की मुस्कान बढ़ी। वो उसके करीब होकर उसके सीने पर अपने होंठ रखती हुई उसे चूमने लगी। अगस्त्य की आंखें बंद हो गई। अशीति के उसके गले पर अपने होठों को रोका। अगस्त्य ने आंख कसकर बंद की। वो उसकी गर्दन को चूमती हुई उससे दूर हुई। अगस्त्य के चेहरे पर आते एक्सप्रेशंस देखकर उसने कहा, वैसे आपको शर्माते देखकर ना दिल खुश हो जाता है मेरा। अच्छा। अगस्त्य ने बाह उसकी कमर पर कस दी। वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अभी सारी बोल्डनेस निकल जाएगी तुम्हारी। निकालिए, वेट कर रही हूं मैं, वो उसी तरह से बोली। अगस्त्य ने उसके बालों में हाथ फेरा। दोनों ही एकटक एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, अभी ज्यादा नहीं हो रहा? आप सारी शर्म लेकर बैठे हो तो इसलिए बेशर्म हो गई हूं, उसके गले में हाथ फंसाते हुए उसने कहा। अगस्त्य ने उसकी गर्दन के सहारे उसके चेहरे को खींचकर अपने करीब किया और उसके होंठों पर झुक गया। अशीति की आंखें बंद हुई। बीतते लम्हे के साथ अगस्त्य की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अशीति के हाथ उसके बालों में उलझते मजबूत होते जा रहे थे। वो उसे छोड़ नहीं रहा था और अब काफी लम्हे बाद उसने उसे छोड़ा। अशीति गहरी गहरी लंबी सांस लेने लगी। उसने अब अगस्त्य की तरफ देखा। आज आप जितना तुमने दूर रखा है मुझे खुद से, उसके बाद आज इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला, अगस्त्य बेशर्मी से बोला। अशीति के लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। अगस्त्य की उंगलियां उसकी पीठ पर चल रही थी। वो उसकी करीबी में शर्माती हुई सी उसकी बाहों में आसंटी। क्या सारी बोल्डनेस खत्म? अगस्त्य ने उसके बालों में उंगली डालकर कहा। वो जिस गहराई नजरों से उसे देख रहा था, अशीति के गालों पर शर्म भरी लाली आ गई। अगस्त्य ने उसे करीब करके धीरे से कहा। उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अशीति के ईयरलोब चूमते हुए वो उसके कान के पास फुसफुसाया, किसने कहा मुझे ऐसे पसंद हो तुम? अशीति ने ये सुनते ही उसे देखा और अगले ही पल अगस्त्य ने कुछ कहा। उसकी आंखों में शर्म भरी लाली बढ़ गई। उसके कंधे पर मारते हुए वो शर्माकर बोली, आप ना बड़े वो हो, हॉट हैंडसम सेक्सी, कुछ यही कहा था ना? अगस्त्य ने बड़े ही आराम से कहा। अशीति की आंखों में हैरानी उतरी। वो अब हंस पड़ी। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को शिद्दत से चूमते हुए उसे एक झटके से अपनी बाहों में लिया। वो उसकी तरफ देखती मुस्कुरा दी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अगस्त्य ने उसे बेड पर लेटाया।
वो करवट करती हुई उससे दूर होने लगी पर अगस्त्य ने बाह को थाम लिया। उसे अपनी तरफ खींचकर वो उस पर झुक गया। डोंट यू डेयर। अशीति ने उसे गले में बांधे डालकर उसे अपने करीब कर लिया। अगस्त्य ने अशीति को देखा जो उसकी शर्ट में बिस्तर पर लेटी उसे ही देख रही थी। अशीति के लबों पर शर्मीली सी मुस्कान ली थी। अगस्त्य ने उसके माथे को शिद्दत से चूमा और अब उठकर नक्षत्या को बहुत ही धीरे से संभालकर गोद में लेकर आया। सोई तो है, अशीति ने कहा जो सुनकर अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा। वो बेटी को देखते ही उसे अपने से लगाने के लिए मचल उठी। अगस्त्य ने उसे उसके पास लेटाया तो अशीति ने कहा, हाँ दीजिए। अगस्त्य ने उस दोनों को देखा। वो अब अशीति के सर पर हाथ फेरने लगा। अपनी बेटी को अपने से लगाए हुए सुकून से अपनी आंखें बंद कर गई। वो उसे ही देख रहा था। नक्षत्या जो अब तक सो रही थी वो उठते ही रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनते ही अगस्त्य ने तुरंत से अपनी गोद में उठा लिया। सो जाओ, मैं देख लूंगा। अशीति की आंख खुलते देखकर उसने बहुत ही आराम से कहा और अपनी बेटी को गोद में लिए खड़ा हो गया। अशीति भी उठ गई। उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा अगस्त्य एक बार फिर से बोला, देख लूंगा मैं, तुम सो जाओ। अगस्त्य नक्षत्या को गोद में लिए उसे लेकर टहलाने लगा। देर रात को उठ जाने की उसकी आदत थी और रात के 2 बजे वो उठकर अपना सुर छेड़ने के लिए तैयार थी। आज माँ की जगह अपने पापा को देखकर वो और भी ज्यादा रोने लगी थी। अब वो उसकी आहट को उसको अच्छे से पहचानने लगी थी, इसीलिए उसके सामने उसकी जिद भी नजर आती थी। हाँ समझ गए मेरी जानू, नाराज हो गई ना? पापा ने 2 दिन से टाइम नहीं दिया। मेरा बेबी अब आपको ही देंगे टाइम, आप बस रोना बंद कर दो, वो गोद में लिए सहलाते हुए बोला। वो अब टुकुर टुकुर पापा को देख रही थी। अशीति ने जब उसे चुप देखा तो खुद में ही बोली, देखो आज बड़ी जल्दी चुप हो गई। दोनों बाप बेटी ने टीम अप कर लिया है। बेटी को शांत देखकर वो लेट गई। अगस्त्य उसे गोद में लिए उससे बोला, हाँ मेरा बच्चा जानू, मिस किया ना मुझे, इसलिए अब ऐसे देख रही हो। बेबी मैं बिजी था, अब से नहीं होगा। उसने अपने सीने से लगाकर अगस्त्य ने प्यार से उसके माथे पर अपने होंठ रखे। वो अब हाथ चलाने लगी थी अगस्त्य के सीने पर। जब उसके नन्हें से हाथों को देखा तो उसके लबों पर मुस्कान तैर आई। अशीति दोनों को देखती रही। उसके फेस पर खुशी इस वक्त साफ नजर आ रही थी। मेरे प्यारे पतिदेव को खुशी मिलती है, बात करने की आदत नहीं थी इनको, पर इसके सामने कुछ भी बोलते हैं जैसे पता नहीं क्या ही समझेगी। नविका। मोक्ष की आवाज नीचे तक आई। वो शालिनी जी के साथ ब्रेकफास्ट लगा रही थी। चीकू भी वही था। उसने जब रिएक्ट नहीं किया तो शालिनी जी बोली, जा बेटा तू देख, चीकू को मैं कराती हूँ ब्रेकफास्ट। नविका ने सास की बात सुनी तो कुछ कह नहीं पाई और वो वहां से चली गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए खुद में बोली, उस आदमी को पता है अभी नीचे हूं, इसलिए ऐसे आवाज दे रहा है। इसके काम होते हैं ना ऐसे कि पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए फिर नाटक। चिढ़कर उसने कमरे में जैसे ही कदम रखा मोक्ष ने दरवाजा बंद करके उसे दरवाजे से लगाया। पसंद है मुझे तुम जेलस फील करो, पर जान अब ये ज्यादा ही हो गया। नविका ने उसे घूर कर देखा, और तुम्हारा ज्यादा नहीं हुआ? हाँ। ऐसे कौन है शेयर होल्डर्स होते हैं जो पर्सनल कॉल अटेंड करें? हाँ। वो बेहद ही चिढ़कर गुस्से से बोली। उसकी बात सुनते मोक्ष ने जवाब दिया, नहीं उसने जानबूझकर कॉल नहीं अटेंड किया था, मैं बिजी था, तुम लगातार कॉल कर रही थी इसलिए उसने कॉल अटेंड कर लिया। तो मेरा कॉल अटेंड करने के लिए तुम बिजी हो गए और वो फ्री कैसे थी? आजकल तुम ना कुछ ज्यादा ही फ्री होते जा रहे हो उसके साथ। उसने एकदम ही चिढ़कर ही जवाब दिया था। गुस्सा उसके चेहरे पर अभी नजर आ रहा था। गुस्से से ज्यादा ये जलन थी। मोक्ष उसकी आंखों में देख रहा था, जहां नजर आती ये जलन उसे अच्छी सी लगी। मोक्ष को इस तरह से खुद को देखता पाकर नविका ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? तुम बार बार यही बोल रहे हो उसने कॉल रिसीव कर लिया, पर मेरा सवाल ये है उसने कॉल क्यों अटेंड किया? उसे जरूरत क्या थी तुम्हारा फोन उठाने की, और उसने मुझे ये कैसे कहा तुम बिजी हो? तुम उसके साथ इतना बिजी थे कि मुझे एक बार बोल नहीं सकते थे? वो हल्का सा हंस दिया। नविका ने एकदम बुरी तरह से दांत पीसकर उसे घूरा,
मोक्ष ने अपनी उंगलियां आगे बढ़कर हल्के से उसके बालों को कान के पीछे किया और उसकी आंखों में देखने लगा। नविका अब भी नाराजगी से उसे देख रही थी। उसने मुंह बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, पर मोक्ष अब भी उसे उतने ही प्यार से देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कुराहट अपने आप बढ़ती जा रही थी। जान, आई रियली लव इट डॉट, उसने उसकी आंखों में जागते हुए कहा, जो सुनकर उसको घूरकर नविका ने जवाब दिया, अगर तुमने मेरा दिमाग खराब किया ना तो देख लेना। आज बीवी की तरह हक जताती चिरती अच्छी लग रही हो, मोक्ष ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और एकटक उसकी आंखों में देख रहा था। नविका अब ब्लैंक सी हो गई। मोक्ष ने उसके गाल चूमे और उसके कान के पास बोला, डोंट वरी जान, तुम्हें इनसिक्योर फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मोक्ष खुराना की नजरें और उसका दिल आप कहीं और नहीं जाने वाला। नविका के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। वो मुझे पता है, बस मुझे नहीं अच्छा लगा। और आइंदा अपनी उस जो भी वो लड़की है उसको बता देना, अगर उसने मेरा कॉल रिसीव किया और इस तरह से बोला तुम उसके साथ बिजी हो तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, नविका ने मुंह बनाते हुए उसे धमकाया। मोक्ष खुलकर हंस दिया, हम बिल्कुल। अयान के साथ मायरा डॉक्टर के क्लिनिक में थी। उसके चेहरे पर कुछ परेशानी नजर आ रही थी। डॉक्टर ने एकदम गंभीरता से कहा, मधु जी को ट्यूमर है, इलाज जल्दी शुरू करना होगा, लास्ट स्टेज पर नहीं है अभी तो चांसेस है ठीक हो जाए। मायरा ने जब ये सुना उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में घबराहट और डर एकदम साफ नजर आ रहा था। उसके पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक माँ ही बची थी और आज जब ये न्यूज़ उसने सुनी तो वो अंदर तक कांप गई। डॉक्टर मॉम ठीक हो जाएंगी ना? हम सब करेंगे, आपको जो भी चाहिए, मेरा मतलब जो भी फैसिलिटीज चाहिए, जो भी डॉक्टर चाहिए आप बात कीजिए, बस मॉम को कुछ नहीं होना चाहिए, अयान ने कहा और साथ ही बीवी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। हाँ, हम अपनी कोशिश में लगे हैं, इलाज शुरू होते हैं, सारी चीज क्लियर होती रहेगी, डॉक्टर ने गंभीरता से ही जवाब दिया। उनसे बात करने के कुछ तो बात ही है। वह दोनों बाहर निकल गए। इन कुछ दिनों से मधु जी की तबीयत नहीं ठीक थी और वो अकेली थी। मायरा अपनी माँ से मिलने आए तब उसे पता चला और उसके बाद उसने उनके कुछ टेस्ट कराए थे, जिनके रिपोर्ट्स के बाद आज उसे ये न्यूज़ मिली जिसने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। डोंट वरी मायरा, मॉम ठीक हो जाएंगी यार डॉट, अयान ने उसे हिम्मत दी। बात डर की ही थी, वो खुद उनके लिए परेशान था पर उसे हिम्मत देने की कोशिश की। उसने अयान की तरफ देखा। वो दोनों घर पहुंचे। जब से अयान को उनकी तबीयत का पता चला था, जिद करके वो उनको आज लेकर आ गया था। जैसे ही वो घर आए, हॉल में बैठे अविनाश जी ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने, रिपोर्ट ठीक आई है ना? हाँ दादू, बस कुछ दिन ट्रीटमेंट होगा, ठीक हो जाएंगी, अयान ने जवाब दिया। उसका जवाब अविनाश जी के साथ साथ सरिता जी और अशीति दोनों को ही अजीब लगा। मधु जी ने कहा, मैं कह रही थी बेटा, बेकार में आप दोनों परेशान हो रहे थे, अब मुझे घर छोड़ आइए। बिल्कुल भी नहीं आंटी, अभी आपको कहीं नहीं जाना, भई अपनी नातिन को संभालो कुछ दिन। आप ठीक होना बस, अब इसकी जिम्मेदारी आपकी, मुझे तो तंग कर दिया है इसने, अशीति ने किसी के कुछ कहने से पहले ही कहा, साथ ही अपनी बेटी को उनको थमा दिया। वो प्यार से उसे देखकर बोली, ये तो मेरी प्यारी गुड़िया है। अशीति लगातार मायरा को देख रही थी, जो अब जैसे खुद को संभाल नहीं पा रही थी, तो यहाँ से सीधा निकल गई। अयान ने उसे जाते देखा, फिर अशीति खुद उठकर उसके पीछे आ गई। भई आप लोगों संभालो मेरी बेटी को, और मैं चली अपनी बेस्टी के पास, इतना बोलकर वो निकल गई थी। मायरा कमरे में आते ही बिखर सी गई। डर के मारे अब उसके हाथ पांव कांप जा रहे थे, आंखों में एकदम ढेर सारे आंसू भर आए। वो जमीन पर गिरती हुई रो पड़ी। आंसुओं को काबू कर पाना अभी उसके लिए मुश्किल था। वो रो पड़ी और बहुत जोर से रो पड़ी। मायरा, क्या हो गया? अशीति एकदम ही घबराकर उसके पास आई। अब तक उसे लगा शायद वो परेशान थी, पर अब जब उसके पीछे आई और उसे रोते हुए देखा तो वो घबरा गई। मायरा इतनी आसानी से रोती नहीं थी, वो इतनी जोर से रो रही थी जो उसे घबराने पर मजबूर कर गया। मायरा डॉट, उसके पास आकर उसने उसके कंधे को पकड़कर उसे संभाला। मायरा की आंखें भरी हुई थी, वो आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखने लगी। अपने आंसुओं को रोक पाना उसके लिए मुश्किल था।
अब भी वो रो रही थी। आशु, आशु, आशु माँ ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। मेरी माँ ठीक नहीं है, वो रोते हुए बोली और उससे लिपट गई। अशीति की घबराहट अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने उसे संभाला और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, कुछ नहीं होगा मायरा आंटी एकदम ठीक हो जाएंगी। अयान ने कहा ना वो ठीक हो जाएंगी। नहीं, नहीं माँ। माँ को ट्यूमर हो गया है। वो ठीक नहीं है। मेरी माँ को कुछ हो गया तो आशु मैं क्या करूं? उनको कैसे ठीक करूं? वो रोते हुए बोली। उसके मुंह से सुनी ये बात अशीति के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। अशीति एकदम चौंक गई, वो उसकी तरफ देख रही थी। इस वक्त उसकी खुद की जबान सिल गई। मायरा उसकी बाहों में रोती ही जा रही थी। मायरा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आंटी भी एकदम ठीक हो जाएंगी, सब है ना? अशीति ने उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहा। वो अब उसकी पीठ पर लगातार हाथ फेर रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई, वो जानती थी उसकी दोस्त इतनी आसानी से टूटने वाली ना थी। कुछ पल तक उसको उसने चुप कराने की कोशिश नहीं की। मायरा आराम से, आंटी को इस वक्त तेरी जरूरत होगी ना, और तू ही कमजोर हो जाएगी तो कैसे चलेगा? सब ठीक ही रहेगा पर खुद को तो स्ट्रांग रखना पड़ेगा ना। मायरा तू संभाल खुद को, तभी सब ठीक होगा। उसने उसे हिम्मत दी। मायरा जो अब तक उससे लिपटी हुई रो रही थी, उसे एहसास हुआ सब कुछ उसे ही ठीक करना होगा ना। उसके पास जैसे उसकी माँ थी वैसे ही उसकी माँ के पास भी सिर्फ वो ही थी। उसने खुद को संभाला और अब खुद को संभालती हुई वो उससे दूर हुई। हाँ तू ठीक बोल रही है आशु, मुझे सब संभालना होगा। वो अपने आंसू पोंछती हुई उठकर खड़ी हुई। अशीति भी उसके साथ ही उठकर खड़ी है गई। हाँ कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, तू चिंता मत कर, सब है ना, सब संभाल लेंगे। आंटी भी ठीक हो जाएंगी, भगवान जी पर भरोसा रख। अशीति ने उसे हिम्मत देने के लिए कहा और उसके गले लग गई। मायरा की आंखों में एक बार फिर से आंसू भर आए। वो खुद को संभाल रही थी। उसने आंसुओं से भरी अपनी आंखों को एक बार फिर से पोंछा और उससे दूर होती हुई बोली, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, माँ को कैसे बताऊं? डॉक्टर से बात होगी, पता चल जाएगा, होप रखनी चाहिए तेरी आंखों में। उनको उनकी मुश्किल से मुश्किल हालत में तूने ही संभाला है और तुझे ही संभालना है। तेरी हिम्मत उनकी हिम्मत है, जानती है ना? अशीति ने उसे संभालने की कोशिश करते हुए ही कहा। अयान ने बाहर सबके बीच अब बात बताई। मधु जी कुछ बोल ही नहीं पाई। उनकी नजरों ने बेटी को तलाशा। वो उनके पास ही आ गई। कुछ नहीं होगा माँ, सब ठीक है, आप ठीक हो जाओगी। डॉक्टर से बात की ना अयान ने? उन्होंने कहा है अभी ज्यादा डरने की बात नहीं है। उसने जिस तरह से कहा वो अब शांत हो गई। वो ही उनकी उम्मीद थी। उसने जब डर नहीं दिखाया, उसने हार नहीं मानी, तो वो कैसे डर जाती? अयान उसे देख रहा था। हाँ सही तो कह रही है, ठीक हो जाएंगी आप बहन जी, सरिता जी ने कहा। वो बहू को देख रही थी। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो बोली, तू भी परेशान मत हो, सब ठीक होगा। जी मम्मी जी, उसने जवाब दिया। अशीति उसे ही देख रही थी जो अब एकदम सामान्य होकर थी। उसने मन ही मन में कहा, भगवान जी उसने खुद को संभाल लिया है, प्लीज आप सिचुएशन को संभाल लेना। वो टूटकर बिखर जाएगी वरना। सब ठीक रखना। वो आगे का सोचकर कुछ परेशान जरूर हो गई। अयान खुद उसे देखता हुआ रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसकी ही तरफ देख रहा था जो सबके बीच एकदम सामान्य होकर मजबूत होकर थी। जानता हूं अभी भी वो परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, पर मुझे भी नहीं बताएगा। कभी कभी लगता है जैसे अब भी हमारी रिश्ता मजबूत नहीं हुआ। तुम अब तक समझ नहीं आई, पता नहीं इतना खुद को इतना रिजर्व रखती हो, बात भी करती हो, फिर भी लगता है खुद को एक खोल में समेट कर रखा है। अयान उसे देखता हुआ खुद में ही बोला। उसको समझ पाना उसे अब तक मुश्किल लगता था क्योंकि उसने खुद को एक खोल में समेट कर रखा था। उसने अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया कि वो परेशान है। सबके सामने वो बिल्कुल ही सामान्य थी।
मायरा को आदत हो गई थी अपनी जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही मजबूती से हैंडल करने की। इस वक्त वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन अशीति के संभालने पर संभाल भी गई थी, मगर कुछ था जिसने अंदर से उसे तोड़कर रख दिया था। एक बच्चे के लिए अपने माता पिता को खोने से बड़ा डर शायद ही कुछ और होगा। ये डर फिलहाल उसके मन के हर एक कोने में बस गया था। डिनर के बाद वो अपनी माँ के पास गेस्ट रूम में थी। मधु जी ने उसकी ओर देखकर कहा, परेशान मत होना, ठीक हो जाऊंगी। तेरे मामा जी से बात करती हूँ और घर चली जाती हूँ, होगा तो जरूरत पड़ी भाभी को बुला लूंगी। क्यों, आप यही रहेंगी? अयान ने कहा, ना, आपको यही रहना है। मायरा ने तुरंत अपनी माँ को रोक दिया, जिस पर उन्होंने कुछ झिझकते हुए कहा, ऐसे अच्छा नहीं लगता बेटी के ससुराल में रहना। वो तो अयान बहुत अच्छे हैं, ये परिवार बहुत अच्छा है, पर खुद भी अजीब लगता है। हाँ तो ठीक है, मैं घर शिफ्ट हो जाऊंगी कुछ वक्त के लिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मायरा ने कहा, जिस पर उसकी माँ ने फिर से कहा, नहीं नहीं, तो तू क्यों घर पर शिफ्ट होगी, यहाँ पर सब है। मेरा क्या है, संभाल लूंगी, परेशान मत हो। वो अपनी माँ को चुपचाप देखती रह गई और कुछ पल तक उनको देखते रहने के बाद उसने कहा, आपको ना लगता हो, पर मेरे लिए आप सबसे पहले आती हो। ये फैमिली और सब कुछ मेरी लाइफ में बाद में आया है, आप सबसे पहले हो। अरे पगली, शादीशुदा बेटियां भला कितना अपने परिवार के लिए कर पाती है, उसकी माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वो जानती थी उनकी बेटी बहुत स्ट्रांग थी, जो सब संभाल लेती थी, पर अब वो एक शादीशुदा बेटी थी और वो भी और माँ की तरह चाहती थी वो अपने घर पर ध्यान दें। कोई कर पाया है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे करना है और मैं करूंगी। मुझे किसी के बारे में नहीं जानना है, और आप भी एकदम चुप रहिए। कल हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं, उनसे बात करती हूँ। उसके बाद सर्जरी की जरूरत होगी, मैं सब पैसे अरेंज कर लूंगी, सब हो जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और मामा जी को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। पहले ही शादी के वक्त इतना तमाशा हो गया था, मैं नहीं चाहती हूँ बेमतलब में वो आपको कुछ सुनाए, मायरा अपने ही अंदाज में कहा। उसकी माँ बस उसे देखते रह गई, उनके पास कहने के लिए इस वक्त फिलहाल कुछ नहीं था। अभी वो मजबूती से उनको संभाले खड़ी थी। ये देखकर उनकी आंखें भर आई और उन्होंने बेटी के हाथ को थाम कर कहा, जब तू हुई थी तब सबने कहा पहली बेटी हो गई, फिर आगे जैसे तेरे पापा करो रवैया था, उसके बाद तो मेरा बच्चा पहले ही बहुत समझदार हो गया, लेकिन कब तू मेरा वो मजबूत सहारा बन गई जिसने मुझे पूरी तरह से संभाल लिया, मुझे भी नहीं पता चला। वो कुछ भावुक हो गई थी और मायरा उसने खुद को कंट्रोल करते हुए एकदम नॉर्मल हाई कर कहा, कुछ नहीं संभाला, सब कुछ आपने खुद संभाल है और आपसे सीख रही हूँ। आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, उसने बहुत ही आराम से कहा। मधु जी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई, मायरा ने माँ को बिस्तर पर लेटाया और कंबल ओढ़ाकर कमरे की लाइट्स को धीमा करके नाइट बल्ब ऑन कर दी। वो बाहर आ गई। बाहर आते ही जब वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी, उसे सरिता जी नजर आई, जो दूध का गिलास लिए उसकी माँ के कमरे की तरफ जा रही थी। उन्होंने उसे देखकर रुकते हुए कहा, ये दूध जाकर अपनी माँ को दे दो। वो हिचकिचा गई और उसने कुछ धीमी आवाज में कहा, मम्मी जी मैं कर लेती ना, आप क्यों परेशान हो रही थी? वैसे ही आपको बहुत काम रहता है, मैं हेल्प नहीं कर पाती ऑफिस की वजह से। बेटा इतना क्यों तू सोचने लगती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं कर नहीं सकती क्या अभी? घर में इतने नौकर है, कुछ नहीं करती। परेशान मत होना, ठीक हो जाएंगी। नहीं तो एक काम कर, तू कमरे में जा, मैं ही दे देती हूँ। उनसे थोड़ी बात भी कर लूंगी, सरिता जी ने बहुत ही आराम से कहा। वो उनकी तरफ देखती रह गई। इस घर में सभी लोग बहुत ही अच्छे थे, सरिता जी तो बहुत ज्यादा ही, जो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उसका भी ख्याल रखती थी। उसने हल्की सी नम आंखों से उनकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लिया और बोली, जी थैंक यू सो मच। चल जा, तू थोड़ा आराम कर ले, आज बहुत परेशान होगी समझता हूँ मैं। जा आराम कर, अगर जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगी, सरिता जी ने प्यार से कहा और उसके बाद उसके माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। मायरा भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इस घर में शादी होना शायद उसके लिए बहुत अच्छा था।
ये बहुत ही सपोर्टिव फैमिली थी और इस वजह से वह इतना कुछ कर पा रही थी, वरना आज भी बहुत जगह शादी के बाद जॉब कंटिन्यू करना भी मुश्किल हो जाता है। अब उसे चिंता नहीं थी कि अपनी माँ के लिए कुछ करना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो जानती थी ये फैमिली सब बहुत अच्छे से समझेगी। मायरा कमरे में आई तब अयान कमरे में ही बैठा हुआ नजर आया। वो लैपटॉप पर लगा कुछ बहुत ही गंभीरता से देख रहा था और अब मायरा को देखकर उसने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, डॉक्टर सिंह से बात हुई मेरी, वो स्पेशलिस्ट है, वो देख लेंगे माँ को, मैंने सब कंफर्म कर लिया है, कल वो घर पर ही आ जाएंगे, उसके बाद अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम मॉम को हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे, मतलब में बिना टेस्ट के हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होगी, डॉक्टर खुद ही विजिट कर लेंगे। मायरा ने जब ये सुना एक पल के लिए चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके माथे पर शिकन भरी लकीरें और उसने कहा, नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, जिन डॉक्टर से बात की उन्हीं को दिखाते हैं। क्यों, वो स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, माँ की सर्जरी के लिए भी वो ठीक रहेंगे, तो हम डायरेक्ट उनके ही पास जाएंगे ना, अयान ने कहा, क्योंकि उसे मायरा का ये बिहेवियर अजीब लगा था। मायरा कुछ पल तक झिझकते रहने के बाद बोली, आई एम श्योर तुमने देखा है, डॉक्टर जो होंगे वो तुम्हारे लेवल के होंगे, आई मीन उनकी फी शायद मैं अफोर्ड ना कर पाऊं, सर्जरी भी है। बहुत ही झिड़कते हुए अपनी बात रखी। अयान उसे अजीब तरह से देख रहा था, वो बहुत ऐसी ही थी। अपने आप को उसने पता नहीं क्यों इस तरह खोल में रखा हुआ था। उसने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें अफोर्ड करने का प्रॉब्लम है? मैंने बात की है तो मैंने सब अरेंज कर लिया है ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? नहीं मेरी माँ ना, मैं देख लूंगी। आई मीन कुछ सेविंग्स है मेरे पास, कुछ लोन देख लूंगी, ऑफिस में बात कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। थैंक यू सो मच, तुम जो कर रहे हो वही ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, मैं तो बहुत परेशान थी कि सब मैनेज कैसे करूंगी। माँ घर पर रहेंगी, मैं यहाँ पर तो सब मुश्किल हो जाता, लेकिन तुमने उन्हें यहाँ रखने की बात की, यही बहुत है। फैमिली में भी सब मान गए हैं, बस इतना बहुत है, मैं बाकी सब देख लूंगी, मायरा ने अपने ही अंदाज में कहा। अयान को उसकी बात बुरी सी लगी। वो उसके लिए कुछ भी करने की कोशिश करता था तो अक्सर ही वो इस तरह से ही बिहेव करती थी, लेकिन आज वो जो कर रहा था उसकी माँ की हेल्थ के लिए कर रहा था, उसके बाद भी वो इस तरह से बर्ताव कर रही थी जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मायरा, यू नो व्हाट, कभी कभी मुझे लगता है मैं तुमको समझ नहीं पाया हूँ, बट तुम सच में बहुत अजीब बिहेव करती हो। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्या किया जो तुमको अब तक मुझ पर यकीन नहीं हुआ है। इट्स ओके, तुम्हें सब खुद मैनेज करना है तो करो, लेकिन माँ की लाइफ के साथ में रिस्क नहीं लूंगा, ये याद रखना, उसने एकदम ही गंभीरता से कहा और उठकर अपना लैपटॉप जगह पर रखने लगा, जबकि मायरा के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आने लगे। अयान को उसकी बात बुरी लगी, इस बात का एहसास भी हुआ। वो उसकी तरफ देख रही थी जो अब अपना लैपटॉप रखकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अयान, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो बस मुझे। आई नो तुमको आदत है सब खुद से मैनेज करने की, अयान ने उसकी बात काटी और बेहद ही आराम से कहा। इतना कहकर वो अपनी जगह पर लेट गया। मायरा चाहकर भी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। नक्षत्या को अगस्त्य ने खुद सुलाया, वो सो गई थी। अगस्त्य अशीति की तरफ देखने लगा जो इस समय जाने किन सोचों में गुम थी। उसे कुछ पल तक देखते रहने के बाद अगस्त्य ने कुछ धीमी आवाज में पूछा, क्या हो गया, कहाँ गुम हो तुम? क्या सोचने लगी? अगस्त्य के पूछने पर उसका ध्यान अब जाकर उस पर गया। उसने एक नज़र उस पर डाली, फिर उदासी से बोली, मायरा बहुत सैड है, होना बनता भी है। अगस्त्य ने कहा तो अशीति ने अफसोस से हामी भरी। हाँ, वो एक तो वैसे ही अपनी लाइफ में इतनी परेशान थी, आपको पता है उसने बहुत मुश्किल से अपनी माँ को संभाला, एक तो हमेशा से जिम्मेदारी रही थी तो उसको लगता था सब कुछ खुद ही करना है। इसकी वजह से वो किसी भी चीज में किसी की हेल्प लेना बहुत अवॉइड करती है। सबको लगता है ईगो है, पर ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऐसी ही टाइप की है। कहते हैं ना, जब जिम्मेदारी होती है और सब खुद ही करना होता है तो इंसान ऐसा सा ही हो जाता है। अगस्त्य कुछ बोल ना सका। अशीति ने उसके कंधे पर सर रख दिया। वो मायरा के लिए सोचकर परेशान थी।
अगस्त्य उसकी बातें काफी पल सुनता रहा। उसके बाद अब उसने कहा, अयान हैंडल कर रहा है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अयान ने डॉक्टर से बात कर ली थी, इसलिए वो घर पर आ गए थे। मायरा भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। डॉक्टर ने मधु जी की पुरानी रिपोर्ट्स देखी, उसके बाद कुछ और टेस्ट्स और अपनी तरफ से मेडिसिन शुरू करने के लिए हॉस्पिटल आने के लिए कहा। मायरा के लिए ये एक अच्छी खबर थी कि यहाँ पर सब लगे थे उसकी माँ के लिए, पर वो परेशान भी थी। आज का दिन कुछ इसी तरह से बीता। मधु जी कुछ भी कहिए, हमारी मायरा ना परेशान जल्दी नहीं होती, बहुत मजबूत है हमारी बच्ची, सरिता जी ने बहू की तरफ देखकर कहा तो मधु जी हल्का सा मुस्कुरा दी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, उसके तो दिमाग में जाने क्या चल रहा था। अयान, मुझे कुछ पूछना था। शाम गए जब वो कमरे में आया तो मायरा ने उसके आते ही कहा। अयान ने उसकी तरफ देखा, वो उसके पास आती हुई बोली, डॉक्टर अंकल की फी। मायरा, स्टॉप इट यार, हद करती हो तुम, क्या प्रॉब्लम है यार? अयान आखिर चिढ़ता हुआ सा बोला। उसने जिस तरह से कहा मायरा चुप सी हो गई। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं मगर क्लियर होना चाहिए ना। हाँ तो होने दो, मैं रिसीप्ट ही दे दूंगा, अयान ने कहा। मायरा चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। उसने उसकी तरफ देखा, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम समझा नहीं पा रही हो क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतना क्यों रिएक्ट करती हो मायरा, अयान ने कहा। वो कुछ फ्रस्ट्रेट होकर उसे देख रहा था, पर मायरा कुछ कह ना सकी, जिसकी वजह से अयान की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ी। वो अब अपने कमरे से निकल गया। नविका मोक्ष का इंतजार कर रही थी, मगर अब तक वो आया नहीं। वो उसका इंतजार करती रही और अब जब वक्त बढ़ता ही जा रहा था तो उसने उसका नंबर डायल किया। मोक्ष का नंबर लगातार बिजी जा रहा था। नविका ने अब चिढ़कर फोन रखा। वो एकदम ही अब बुरी तरह से चिढ़ गई। होगा वो वहीं होगा, उसके साथ बिजी, पता है मुझे, उसने बुरी तरह से चिढ़कर कहा। अब उसके इंतजार में हॉल में बैठने की जगह वो अपने कमरे में आ गई। वो चिढ़कर बोली, मैं नहीं कर रही हूँ उसका इंतजार। वो बोल तो रही थी मगर इंतजार अब भी उसका ही कर रही थी। जैसे जैसे एक एक पल बीत रहा था उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो उस लड़की के साथ होगा ये बात उसे और भी ज्यादा ही चिढ़न दे रही थी और बेचैन कर रही थी। पता नहीं कहाँ गया डॉट, वो चिढ़ती हुई सी बोली और अब जैसे ही उसे कदमों की आहट हुई वो सोफे पर आकर बैठ गई। नविका ने मैगजीन उठा ली। कमरे का दरवाजा खुला और मोक्ष अंदर आ गया। बदतमीज आदमी, इतनी देर से इंतजार कर रही थी, एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। मुझे क्या अब, उसने खुद में ही कहा और मोक्ष को नजरअंदाज करने लगी। मोक्ष कमरे में आया, उसकी तरफ देखकर उसने कहा, आज बहुत बिजी हो? उसने जवाब नहीं दिया। एकदम ही अब मोक्ष उसके पास आया। जान तुम्हें ही कहा, मोक्ष ने बेहद ही प्यार से कहा, पर नविका ने उसके पास आते ही उसे धकेल दिया। मोक्ष ने चौंकते हुए नासमझी भरी नजर उस पर डाली। उसे समझ नहीं आया अचानक से उसे हुआ क्या। नविका चिढ़कर उसे देख रही थी। तुम जाओ उसके पास जिसके साथ थे, बहुत देख रही हूं मैं तुम्हारा डॉट। मोक्ष नासमझी से उसे देख रहा था, पर इस वक्त चिढ़न और जलन नविका की आंखों में नजर आ रही थी। उसने अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया कि वो परेशान है। सबके सामने वो बिल्कुल ही सामान्य थी। मायरा को आदत हो गई थी अपनी जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही मजबूती से हैंडल करने की। इस वक्त वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन अशीति के संभालने पर संभाल भी गई थी, मगर कुछ था जिसने अंदर से उसे तोड़कर रख दिया था। एक बच्चे के लिए अपने माता पिता को खोने से बड़ा डर शायद ही कुछ और होगा। ये डर फिलहाल उसके मन के हर एक कोने में बस गया था। डिनर के बाद वो अपनी माँ के पास गेस्ट रूम में थी। मधु जी ने उसकी ओर देखकर कहा, परेशान मत होना, ठीक हो जाऊंगी। तेरे मामा जी से बात करती हूँ और घर चली जाती हूँ, होगा तो जरूरत पड़ी भाभी को बुला लूंगी। क्यों आप यही रहेंगी? अयान ने कहा, ना आपको यही रहना है। मायरा ने तुरंत अपनी माँ को रोक दिया, जिस पर उन्होंने कुछ झिझकते हुए कहा, ऐसे अच्छा नहीं लगता बेटी के ससुराल में रहना। वो तो अयान बहुत अच्छे हैं, ये परिवार बहुत अच्छा है, पर खुद भी अजीब लगता है। हाँ तो ठीक है, मैं घर शिफ्ट हो जाऊंगी कुछ वक्त के लिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मायरा ने कहा, जिस पर उसकी माँ ने फिर से कहा,
नहीं नहीं, तो तू क्यों घर पर शिफ्ट होगी? यहाँ पर सब है। मेरा क्या है, संभाल लूंगी, परेशान मत हो। वो अपनी माँ को चुपचाप देखती रह गई और कुछ पल तक उनको देखते रहने के बाद उसने कहा, आपको ना लगता हो पर मेरे लिए आप सबसे पहले आती हो। ये फैमिली और सब कुछ मेरी लाइफ में बाद में आया है, आप सबसे पहले हो। अरे पगली, शादीशुदा बेटियां भला कितना अपने परिवार के लिए कर पाती है? उसकी माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वो जानती थी उनकी बेटी बहुत स्ट्रांग थी जो सब संभाल लेती थी, पर अब वो एक शादीशुदा बेटी थी और वो भी और माँ की तरह चाहती थी वो अपने घर पर ध्यान दें। कोई कर पाया है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे करना है और मैं करूंगी। मुझे किसी के बारे में नहीं जानना है और आप भी एकदम चुप रहिए। कल हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं, उनसे बात करती हूँ। उसके बाद सर्जरी की जरूरत होगी, मैं सब पैसे अरेंज कर लूंगी। सब हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और मामा जी को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। पहले ही शादी के वक्त इतना तमाशा हो गया था, मैं नहीं चाहती हूँ बेमतलब में वो आपको कुछ सुनाए, मायरा अपने ही अंदाज में कहा। उसकी माँ बस उसे देखते रह गई, उनके पास कहने के लिए इस वक्त फिलहाल कुछ नहीं था। अभी वो मजबूती से उनको संभाले खड़ी थी। ये देखकर उनकी आंखें भर आई और उन्होंने बेटी के हाथ को थाम कर कहा, जब तू हुई थी तब सबने कहा पहली बेटी हो गई, फिर आगे जैसे तेरे पापा करो रवैया था, उसके बाद तो मेरा बच्चा पहले ही बहुत समझदार हो गया, लेकिन कब तू मेरा वो मजबूत सहारा बन गई जिसने मुझे पूरी तरह से संभाल लिया, मुझे भी नहीं पता चला। वो कुछ भावुक हो गई थी और मायरा उसने खुद को कंट्रोल करते हुए एकदम नॉर्मल हाई कर कहा, कुछ नहीं संभाला, सब कुछ आपने खुद संभाल है और आपसे सीख रही हूँ। आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, उसने बहुत ही आराम से कहा। मधु जी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई, मायरा ने माँ को बिस्तर पर लेटाया और कंबल ओढ़ाकर कमरे की लाइट्स को धीमा करके नाइट बल्ब ऑन कर दी। वो बाहर आ गई। बाहर आते ही जब वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी, उसे सरिता जी नजर आई जो दूध का गिलास लिए उसकी माँ के कमरे की तरफ जा रही थी। उन्होंने उसे देखकर रुकते हुए कहा, ये दूध जाकर अपनी माँ को दे दो। वो हिचकिचा गई और उसने कुछ धीमी आवाज में कहा, मम्मी जी मैं कर लेती ना, आप क्यों परेशान हो रही थी? वैसे ही आपको बहुत काम रहता है, मैं हेल्प नहीं कर पाती ऑफिस की वजह से। बेटा इतना क्यों तू सोचने लगती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं कर नहीं सकती क्या अभी? घर में इतने नौकर है, कुछ नहीं करती। परेशान मत होना, ठीक हो जाएंगी। नहीं तो एक काम कर, तू कमरे में जा, मैं ही दे देती हूँ। उनसे थोड़ी बात भी कर लूंगी, सरिता जी ने बहुत ही आराम से कहा। वो उनकी तरफ देखती रह गई। इस घर में सभी लोग बहुत ही अच्छे थे। सरिता जी तो बहुत ज्यादा ही, जो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उसका भी ख्याल रखती थी। उसने हल्की सी नम आंखों से उनकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लिया और बोली, जी थैंक यू सो मच। चल जा, तू थोड़ा आराम कर ले। आज बहुत परेशान होगी समझता हूँ मैं। जा आराम कर, अगर जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगी, सरिता जी ने प्यार से कहा और उसके बाद उसके माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। मायरा भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इस घर में शादी होना शायद उसके लिए बहुत अच्छा था। ये बहुत ही सपोर्टिव फैमिली थी और इस वजह से वह इतना कुछ कर पा रही थी, वरना आज भी बहुत जगह शादी के बाद जॉब कंटिन्यू करना भी मुश्किल हो जाता है। अब उसे चिंता नहीं थी कि अपनी माँ के लिए कुछ करना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो जानती थी ये फैमिली सब बहुत अच्छे से समझेगी। मायरा कमरे में आई तब अयान कमरे में ही बैठा हुआ नजर आया। वो लैपटॉप पर लगा कुछ बहुत ही गंभीरता से देख रहा था और अब मायरा को देखकर उसने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, डॉक्टर सिंह से बात हुई मेरी, वो स्पेशलिस्ट है, वो देख लेंगे माँ को, मैंने सब कंफर्म कर लिया है, कल वो घर पर ही आ जाएंगे। उसके बाद अगर हमें जरूरत होगी तो हम मॉम को हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे। बेमतलब में बिना टेस्ट के हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगी, डॉक्टर खुद ही विजिट कर लेंगे। मायरा ने जब ये सुना एक पल के लिए चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके माथे पर शिकन भरी लकीरें और उसने कहा, नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, जिन डॉक्टर से बात की उन्हीं को दिखाते हैं। क्यों, वो स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, माँ की सर्जरी के लिए भी वो ठीक रहेंगे, तो हम डायरेक्ट उनके ही पास जाएंगे ना।
अयान ने कहा क्योंकि उसे मायरा का ये बिहेवियर अजीब लगा था। मायरा कुछ पल तक झिझकते रहने के बाद बोली, आई एम श्योर तुमने देखा है, डॉक्टर जो होंगे वो तुम्हारे लेवल के होंगे, आई मीन उनकी फी शायद मैं अफोर्ड ना कर पाऊं, सर्जरी भी है। बहुत ही झिड़कते हुए अपनी बात रखी। अयान उसे अजीब तरह से देख रहा था, वो बहुत ऐसी ही थी। अपने आप को उसने पता नहीं क्यों इस तरह खोल में रखा हुआ था। उसने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें अफोर्ड करने का प्रॉब्लम है? मैंने बात की है तो मैंने सब अरेंज कर लिया है ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? नहीं मेरी माँ ना, मैं देख लूंगी। आई मीन कुछ सेविंग्स है मेरे पास, कुछ लोन देख लूंगी, ऑफिस में बात कर लूंगी। तुम परेशान मत हो। थैंक यू सो मच, तुम जो कर रहे हो वही ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। मैं तो बहुत परेशान थी कि सब मैनेज कैसे करूंगी। माँ घर पर रहेंगी, मैं यहाँ पर तो सब मुश्किल हो जाता, लेकिन तुमने उन्हें यहाँ रखने की बात की, यही बहुत है। फैमिली में भी सब मान गए हैं, बस इतना बहुत है, मैं बाकी सब देख लूंगी, मायरा ने अपने ही अंदाज में कहा। अयान को उसकी बात बुरी सी लगी। वो उसके लिए कुछ भी करने की कोशिश करता था तो अक्सर ही वो इस तरह से ही बिहेव करती थी, लेकिन आज वो जो कर रहा था उसकी माँ की हेल्थ के लिए कर रहा था, उसके बाद भी वो इस तरह से बर्ताव कर रही थी जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मायरा, यू नो वॉट, कभी कभी मुझे लगता है मैं तुमको समझ नहीं पाया हूँ, बट तुम सच में बहुत अजीब बिहेव करती हो। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्या किया जो तुमको अब तक मुझ पर यकीन नहीं हुआ है। इट्स ओके, तुम्हें सब खुद मैनेज करना है तो करो, लेकिन माँ की लाइफ के साथ में रिस्क नहीं लूंगा, ये याद रखना, उसने एकदम ही गंभीरता से कहा और उठकर अपना लैपटॉप जगह पर रखने लगा, जबकि मायरा के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आने लगे। अयान को उसकी बात बुरी लगी, इस बात का एहसास भी हुआ। वो उसकी तरफ देख रही थी जो अब अपना लैपटॉप रखकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अयान, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो बस मुझे। आई नो तुमको आदत है सब खुद से मैनेज करने की। अयान ने उसकी बात काटी और बेहद ही आराम से कहा। इतना कहकर वो अपनी जगह पर लेट गया। मायरा चाहकर भी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। नक्षत्या को अगस्त्य ने खुद सुलाया। वो सो गई थी। अगस्त्य अशीति की तरफ देखने लगा जो इस समय जाने किन सोचों में गुम थी। उसे कुछ पल तक देखते रहने के बाद अगस्त्य ने कुछ धीमी आवाज में पूछा, क्या हो गया? कहाँ गुम हो तुम? क्या सोचने लगी? अगस्त्य के पूछने पर उसका ध्यान अब जाकर उस पर गया। उसने एक नज़र उस पर डाली, फिर उदासी से बोली, मायरा बहुत सैड है। होना बनता भी है, अगस्त्य ने कहा तो अशीति ने अफसोस से हामी भरी। हाँ, वो एक तो वैसे ही अपनी लाइफ में इतनी परेशान थी। आपको पता है उसने बहुत मुश्किल से अपनी माँ को संभाला, एक तो हमेशा से जिम्मेदारी रही थी तो उसको लगता था सब कुछ खुद ही करना है। इसकी वजह से वो किसी भी चीज में किसी की हेल्प लेना बहुत अवॉइड करती है। सबको लगता है ईगो है, पर ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऐसी ही टाइप की है। कहते हैं ना, जब जिम्मेदारी होती है और सब खुद ही करना होता है तो इंसान ऐसा सा ही हो जाता है। अगस्त्य कुछ बोल ना सका। अशीति ने उसके कंधे पर सर रख दिया। वो मायरा के लिए सोचकर परेशान थी। अगस्त्य उसकी बातें काफी पल सुनता रहा, उसके बाद अब उसने कहा, अयान हैंडल कर रहा है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अयान ने डॉक्टर से बात कर ली थी, इसलिए वो घर पर आ गए थे। मायरा भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। डॉक्टर ने मधु जी की पुरानी रिपोर्ट्स देखी, उसके बाद कुछ और टेस्ट्स और अपनी तरफ से मेडिसिन शुरू करने के लिए हॉस्पिटल आने के लिए कहा। मायरा के लिए ये एक अच्छी खबर थी कि यहाँ पर सब लगे थे उसकी माँ के लिए, पर वो परेशान भी थी। आज का दिन कुछ इसी तरह से बीता। मधु जी कुछ भी कहिए, हमारी मायरा ना परेशान जल्दी नहीं होती, बहुत मजबूत है हमारी बच्ची, सरिता जी ने बहू की तरफ देखकर कहा तो मधु जी हल्का सा मुस्कुरा दी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, उसके तो दिमाग में जाने क्या चल रहा था। अयान, मुझे कुछ पूछना था। शाम गए जब वो कमरे में आया तो मायरा ने उसके आते ही कहा। अयान ने उसकी तरफ देखा, वो उसके पास आती हुई बोली, डॉक्टर अंकल की फी। मायरा, स्टॉप इट यार, हद करती हो तुम, क्या प्रॉब्लम है यार? अयान आखिर चिढ़ता हुआ सा बोला।
उसने जिस तरह से कहा मायरा चुप सी हो गई। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं मगर क्लियर होना चाहिए ना। हाँ तो होने दो, मैं रिसीप्ट ही दे दूंगा, अयान ने कहा। मायरा चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। उसने उसकी तरफ देखा, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम समझा नहीं पा रही हो क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतना क्यों रिएक्ट करती हो मायरा, अयान ने कहा। वो कुछ फ्रस्ट्रेट होकर उसे देख रहा था पर मायरा कुछ कह ना सकी जिसकी वजह से अयान की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ी। वो अब अपने कमरे से निकल गया। नविका मोक्ष का इंतजार कर रही थी मगर अब तक वो आया नहीं। वो उसका इंतजार करती रही और अब जब वक्त बढ़ता ही जा रहा था तो उसने उसका नंबर डायल किया। मोक्ष का नंबर लगातार बिजी जा रहा था। नविका ने अब चिढ़कर फोन रखा। वो एकदम ही अब बुरी तरह से चिढ़ गई। होगा वो वहीं होगा, उसके साथ बिजी पता है मुझे, उसने बुरी तरह से चिढ़कर कहा। अब उसके इंतजार में हॉल में बैठने की जगह वो अपने कमरे में आ गई। वो चिढ़कर बोली, मैं नहीं कर रही हूं उसका इंतजार। वो बोल तो रही थी मगर इंतजार अब भी उसका ही कर रही थी। जैसे जैसे एक एक पल बीत रहा था उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो उस लड़की के साथ होगा ये बात उसे और भी ज्यादा ही चिढ़न दे रही थी और बेचैन कर रही थी। पता नहीं कहाँ गया डॉट, वो चिढ़ती हुई सी बोली और अब जैसे ही उसे कदमों की आहट हुई वो सोफे पर आकर बैठ गई। नविका ने मैगजीन उठा ली। कमरे का दरवाजा खुला और मोक्ष अंदर आ गया। बदतमीज आदमी, इतनी देर से इंतजार कर रही थी, एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। मुझे क्या अब, उसने खुद में ही कहा और मोक्ष को नजरअंदाज करने लगी। मोक्ष कमरे में आया, उसकी तरफ देखकर उसने कहा, आज बहुत बिजी हो। उसने जवाब नहीं दिया। एकदम ही अब मोक्ष उसके पास आया। जान तुम्हें ही कहा, मोक्ष ने बेहद ही प्यार से कहा पर नविका ने उसके पास आते ही उसे धकेल दिया। मोक्ष ने चौंकते हुए नासमझी भरी नजर उस पर डाली। उसे समझ नहीं आया अचानक से उसे हुआ क्या। नविका चिढ़कर उसे देख रही थी। तुम जाओ उसके पास जिसके साथ थे, बहुत देख रही हूं मैं तुम्हारा डॉट। मोक्ष नासमझी से उसे देख रहा था पर इस वक्त चिढ़न और जलन नविका की आंखों में नजर आ रही थी। मोक्ष को अब समझ आया क्या सोचकर वो चिढ़ रही थी। वो अब उठता हुआ उसके पास आने लगा। उसके पास आकर उसने झुककर जैसे ही उसे देखा उसने नाराजगी से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ये नाराजगी उसकी आंखों में देखकर मोक्ष के लबों पर हल्की मुस्कान खिल गई। जान आई लव इट, वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। उसकी ये बात सुनते नविका ने एकदम ही गुस्से और नाराजगी के मिले जुले भाव लिए उसकी तरफ देखा। हाँ मजा ही आएगा, अच्छा ही लगेगा ना तुम्हें तो उसके साथ वक्त बिताकर। जाओ अब यहाँ से उसी के पास। उसे खुद से दूर धकेलकर नविका उठकर खड़ी हो गई। मोक्ष खुलकर मुस्कुरा दिया, उसे यही तो चाहिए था। वो अब जैसे ही जाने लगी मोक्ष ने कहा, मैं तो चला जाऊं पर जान फिर तुम्हारा क्या होगा। नविका जाने की जगह रुक सी गई। उसकी तरफ पलटकर उसने घूरकर उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए पागल हूं? कहीं भी जाओ तुम, मुझे क्या, उसने नाराजगी से कहा। मोक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। नविका पर इस समय गुस्सा हावी था इसलिए वो उससे दूर होने लगी लेकिन मोक्ष ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे मजबूती से थाम लिया जिसकी वजह से वो उससे दूर नहीं हो पाई। वो अब भी नाराजगी से उसे देख रही थी। मोक्ष गहराई से उसकी आंखों में देख रहा था। तो नहीं फर्क पड़ता, मोक्ष ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नविका अब भी नाराजगी से उसे देख रही थी। वो उसकी ब्लेजर के कॉलर को खींचकर उसे अपने करीब किया। जाकर तो देखो। उसकी आंखों में नजर आते इस जलन के भाव को देखकर उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अपने झुके हुए चेहरे को उसके करीब करके उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, जान तुम सामने हो तो कहीं भी जाने की बात ही नहीं आएगी। नविका ने नाराजगी से उसके सीने पर मारना शुरू कर दिया। वो नाराजगी से उसे मारते हुए बोली, मेरी कॉल कैसे रिसीव की तुमने? कहाँ बिजी हो गए थे तुम? क्या चल रहा था? क्यों तुमने मेरी कॉल अटेंड नहीं की? और अगर तुमने मिस की तो मिस की पर वो रिशा पिशा ने क्यों रिसीव की मेरी कॉल? तुम कहाँ थे?
अगर तुम मेरे लिए बिजी थे तो तुम उसके लिए फ्री कैसे हो गए थे? क्यों नहीं किया? और मोक्ष जो अब तक उसकी जलन चिरन का कारण नहीं समझ पा रहा था, उसने एकदम ही चौंक कर उसे देखा, फिर कुछ याद करता हुआ बोला, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली मैं मीटिंग के बाद अपने पीए सुमित से बात कर रहा था, वो मेरे कैबिन में ही, क्योंकि हमारी डील के पेपर वर्क बचे थे, इसलिए शायद उसने तुम्हारा कॉल रिसीव कर लिया होगा। मोक्ष ने उसे जवाब दे दिया, पर वो अब भी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसकी नाराजगी अब भी नजर आ रही थी। मोक्ष ने प्यार से उसके बाल पर हाथ फेरा, जान, मैं भला तुम्हें नजरअंदाज करके किसी और को इम्पोर्टेंस दे सकता हूँ? सच में वो बस एक नॉर्मल सी बात थी। इतना कहते हुए उसने उसके माथे को चूम लिया। वो नाराजगी से ही बोली, अगर अब से ये होगा ना तो देख लेना, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। और वो लड़की जो भी उसके साथ, अपना काम जल्दी खत्म करो, बहुत अजीब सी लगी वो मुझे। मोक्ष उसकी तरफ देखा और अब हंस पड़ा। यार, नविका ने जैसे ही नाराजगी भरी नजरों से उसे देखा, मोक्ष ने प्यार से उसके गाल खींच लिए। जान, आई रियली लव इट। आई लव यू मोर। वो उसकी तरफ झुककर बार बार अब उसके गाल को चूमने लगा। नविका के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने नाराजगी से उसकी तरफ देखकर कहा, बस करो डॉट। अब ना सीरियस होकर बोला है, मैंने तो ध्यान रखना। नविका की बात मोक्ष के होठों पर मुस्कान लाने के काफी था। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, ओके जाने मन। उसकी बात सुनती नविका ने नाराजगी से बोली, बस बोलकर भूल जाते हो। वो उससे दूर होने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने उसकी कमर पर पकड़ मजबूत कर दी। बिल्कुल भी नहीं भूलता जान, उसने एकदम प्यार से कहते हुए उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। नविका ने नाराजगी भरी नजर उसे देखा, अब बस। मोक्ष ने अपनी पकड़ जैसे ही दिल्ली की उससे दूर होते हुए उसने कहा, सच बोल रही हूँ, मैं दूसरी बात था, लेकिन आप अगर हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुमसे बात किए हुए इस बारे में। हाँ, बिल्कुल भी नहीं होगा। पिछले बार भी तुमने यही कहा था और उसके बाद भी उसने तुम्हारा कॉलर उसने अटेंड किया। मुझे समझ नहीं आता तुम अपना फोन अपने पास क्यों नहीं रखते हो? नविका की नाराजगी एक बार फिर से बढ़ने लगी थी, तभी उसने कहा, अब से कभी नहीं होगा। हम याद रखना। अब आती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना भी नहीं, मैंने तुम्हारा वेट कर रही थी। अब ये मत कहना तुम खाना खाकर आए हो। अपनी नाराजगी दूर करते हुए उसने कहा और उसके बाद उससे सवाल किया। मोक्ष ने पलकें झपकाईं, लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। नविका ने राहत की सांस ली, उसके बाद कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही मोक्ष के चेहरे पर गंभीरता आ गई और अपने आप में ही बोला, ऋषा ने बताया क्यों नहीं? नविका की कॉल आई थी। कुछ अजीब लगा, मगर इस वक्त नविका पर ध्यान दिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपना शर्ट का कॉलर बटन खोलता हुआ वहां से बाथरूम की तरफ जा घुसा। कुछ ही देर में वो बाहर आया, तब तक नविका खाना लगा रही थी। मोक्ष उसके पास ही आकर बैठ गया। वो उसके साथ बैठी, दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। नविका अब खुश हो गई, वो मोक्ष को नोटिस कर रही थी, जिसने हमेशा की तरह ही डिनर किया। मैं भी ना बेकार ही बेचारे के पीछे पड़ गई। वो अगर किसी और के साथ होता तो अब तक डिनर तो करके आता, नविका ने खुद में ही कहा। मोक्ष को डिनर करते देखकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। बर्तन समेटकर उसने रखे और उसके गाल चूमते हुए वो वहां से निकल गई। मोक्ष उसके जाते ही उठकर खड़ा हो गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। वो अपने पेट पर हाथ रखता हुआ पेट सहलाकर चहलकदमी करने लगी। क्या क्या करना पड़ता है बीवी को खुश रखने के लिए, वो चहलकदमी करता हुआ खुद में ही बोला। नविका अब कमरे में आई। जब वो कमरे में आई तो देखा मोक्ष बेड पर आकर बैठ गया। नविका भी उसके पास आकर बैठ गई। उसने उसके गाल को चूमते हुए प्यार से कहा, थैंक यू सो मच, मैं बेकार ही तुमको सुनाने लगी। मोक्ष ने हल्की सी स्माइल के साथ उसे देखकर उसके सर पर किस किया। वो मुस्कुराकर उसके सीने से आ लगी। अगस्त्य की नाइट ड्यूटी ऑन थी। वो अपनी शहजादी को अपनी बाहों में लिए उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो भला कहाँ इतनी आसानी से सोने वाली थी। वो टुकुर टुकुर उसे देखती अपने हाथ को हिलाए उसे नाखून मारकर खुश हो रही थी। उफ, ये लड़की रात रात तक परेशान करके रखती है, अशीति ने खुद में कहा।
वो उससे ज्यादा उसे संभालता था और फिर उसके सामने उसकी जिद, उसके नखरे भी जैसे और बढ़ ही जा रहे थे। अगस्त्य उसे दुलारते हुए उसके गाल चूम कर बोला, जानू आपकी नींद का टाइम हो गया है, अब बस मस्ती कल के लिए रखो। वो उसके सर को सहलाकर उसे सुलाने की कोशिश करने लगा, मगर उसने तो जैसे ठान रखी थी इतनी आसानी से सोना नहीं था। वह अभी अपनी छोटी छोटी आंखों से टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। अगस्त्य ने हल्का सा हंसकर कहा, अच्छा तो आज नहीं सोना। ओके मेरी जान। वो भी जाने क्यों उसके साथ इतनी बातें करने लगता था, एकदम बच्चा सा बन जाता था। अयान को जब प्यास लगी तब उसकी आंख खुली, उसने उठकर पानी पिया और गिलास वापस रखकर सोने लगा, लेकिन जब उसकी नज़र बगल में खाली जगह पर पड़ी तो कुछ चौंक कर बैठ गया। मायरा उसके बराबर नहीं सो रही थी, लेकिन अभी जगह खाली थी तो वो कहाँ गई? उसने उठकर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए, क्योंकि उसे यही लगा था वो इस वक्त अपनी माँ मधु जी के कमरे में ही होगी। अयान वहां से जाने ही लगा था, लेकिन फिर जब बालकनी में नजर पड़ी थी वो रुक गया। उसने देखा मायरा बालकनी में दीवार से लगकर बैठी हुई थी, उसका चेहरा घुटनों के बीच में रखा हुआ था, जाने किस चीज से वो डर रही थी। वो उसके पास आया। अयान ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, मायरा क्या हो गया, क्यों परेशान हो, यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुनकर वो एकदम ही होश में आई और उसने तुरंत कहा, कुछ भी नहीं। मायरा रिलैक्स, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा माँ को। उसने उसका डर समझते हुए कहा और उसके पास बैठकर उसे साइड से हग करते हुए उसे कंफर्टेबल फील करने की कोशिश करने लगा। उसने कुछ पल बाद उसे देखते हुए कहा, समझ सकता हूँ, इस वक्त तुम बहुत ही डर रही होगी। तुम्हारी मॉम की हेल्थ की बात है, तुम्हारा डरना भी बनता है, तुम्हारी हर परेशानी समझता हूँ, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, मैं कर लूंगी बस वो डॉक्टर। मायरा ने जैसे ही एक बार फिर से ये कहने की कोशिश की, अयान ने उसकी बात काटी, यार तुम इतना क्यों सोचती हो? क्योंकि ऐसा ही होता है, कोई भी एक बार कर देता है, उसके बाद वो जिंदगी भर के ताने देता रहता है, और मैं वो नहीं चाहती हूँ। मैं अपने लिए खुद से सारी चीज अरेंज कर सकूं, इतना कमाने की कोशिश रही है, और जैसे तैसे मैंने कर ही दिया, लेकिन आज लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ अपनी लाइफ में। अगर मैं अपनी माँ का इलाज अफोर्ड नहीं कर पाई तो मैं किसी काबिल हूँ? कुछ भी नहीं कर सकी मैं, उसने एकदम ही जवाब दिया और उसकी आंखों से इस वक्त ढेर सारे आंसू बह गए। अयान उसकी बात सुनकर कुछ चुप सा हो गया। उसका डर, उसके मन की बात अब समझ आई तो कहने के लिए जैसे कुछ बचा नहीं था। उसने उसे हग किए हुए कहा, बहुत कुछ किया है, तुमने बहुत काबिल हो, तुम्हारी माँ मानती है, उनकी हिम्मत हो तुम। क्या चाहिए? ठीक हो जाएगा, और मैं कोई ताने नहीं देने वाले, मैं क्यों तुम्हें ताने दूंगा यार? मायरा ने डरकर कह दिया था, और अब उसने जब ये सुना एक पल के लिए चुप हो गई और अगले ही पल उसने अयान को जोर से हग कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। इस वक्त उसकी जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव था जहां से भावुक हो गई थी, टूट सी गई थी, और अयान भी पहली बार इस तरह कमजोर देख रहा था, इसलिए बिना उसे जज की हूं बस उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे, माँ भी ठीक हो जाएंगी, भगवान से प्रे करो और ज्यादा मत सोचो। वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था जो उसकी बाहों में आंसू बहा रही थी। काफी वक्त जाकर मायरा उससे दूर हुई, कुछ शांत भी वो हो गई थी। मायरा की तरफ देखते अयान ने कहा, क्या हो गया मायरा? क्यों हो यार तुम ऐसी? मैंने कब कहा तुमको कुछ? कोई प्रॉब्लम है? कुछ कहा क्या मैंने कभी जो तुमको बुरा लगा? अयान के सवाल उसे खामोश कर गए। उसने भला कब कुछ कहा था? शादी के बाद से वो उसके साथ बहुत रूड थी, उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, वो खुद ही हमेशा आगे से कोशिश कर रहा था। सब कुछ पता चलने के बाद भी उसका व्यवहार उसके साथ कुछ वैसा ही रहा। उसके बाद भी अयान ने सब कुछ अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश की। वो कितने समय तक उसको समझना कहाँ, और अब भी वो उसको समझ रहा था। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम पर पूरा यकीन करती हूँ, मुझे तुम पर इतना यकीन है कि शायद ही मैंने अपने दोस्तों या अपनी माँ के अलावा किसी पर किया हो। जो डर मुझे शादी से था वो भी तुमने निकाल दिया, लेकिन कुछ चीजें। अयान, कोई इंसान जब
आई डोंट नो, मैं अपनी माँ के लिए किसी पर डिपेंडेंट कैसे हो सकती है, मैं खुद कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मायरा ने धीरे धीरे कर अपनी बात रखी और आखिर में उसका सबसे बड़ा जो गिल्ट था वो निकल गया। वो उसी तरह से बोली, आई डोंट नो, मैं किसी लायक नहीं हूँ। अयान ने जैसे ही दोबारा उसके आंखों में आंसू देख उसने तुरंत उसे संभला, तुम पागल हो गई हो? तुमने कितना कुछ किया है तुम्हें पता है? तुम इकलौती नहीं हो और ऐसा नहीं है कि तुम लड़की हो इसलिए तुम नहीं कर पा रही हो। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाए क्योंकि जब मुश्किल आती तो वो ये देखकर नहीं आती कि तुम कितना कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो। मायरा, इस सिचुएशन में जिस तरह से तुम माँ के साथ खड़ी हो बहुत वो बड़ी बात है। तुम जितनी स्ट्रांग हो माँ भी उतनी ही स्ट्रांग है, इसीलिए कह रहा हूँ। बाकी सब देखने के लिए मैं हूं ना यार। अपनी फैमिली के लिए कुछ करना बड़ा नहीं होता है। तुम मेरी फैमिली हो, तुम्हारी फैमिली माँ है, वो मेरी फैमिली नहीं हुई क्या? लेट मी डू इट फॉर यू एंड इवन आई एम डूइंग एनीथिंग फॉर यू, अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। जस्ट चिल, अयान ने समझाते हुए कहा और उसे साइड हग करके अपने करीब कर लिया। मायरा की आंखें भरसी आई। उसने नम आंखों से उसे देखकर कहा, आई एम लक्की टू हैव यू। थैंक यू। You are just the perfect dot. For me you are perfect and thank you for being you, sorry for being I. वो उसकी तरफ देखती हुई बहुत ही में बहक कर बोली। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे और एक बार फिर वो उसके गले लग गई। इस बार उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। अयान ने उसकी कमर को थामकर उसके सर को चूम लिया। आई एम नॉट द बेस्ट बट आई ऑलवेज हेयर फॉर यू। अगर लाइफ पार्टनर को लेकर, शादी को लेकर मन में कोई डर बैठा हूं तो इतनी आसानी से नहीं निकलता, लेकिन अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए तो धीरे धीरे वो डर निकल जाता है। मायरा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। हम दोनों का रिश्ता भी ठीक चल रहा था, लेकिन शायद ये ऐसा दौर था जो उनके रिश्ते को और मजबूत कर रहा था। मोक्ष की जब आँख खुली उसने एक गहरी सांस ली। रात से वो अपने पेट से परेशान था। अब दर्द कुछ बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने अपने बगल में देखा जहां पर नविका नहीं थी तो उठकर बैठ गया। वो अपना पेट पकड़ता हुआ बोला। आखिर कुछ देर बाद वो नीचे आया। हालत ठीक नहीं लग रही थी इसीलिए घर के कपड़ों में ही था। नविका ने चीकू को स्कूल भेज दिया था और उसको जब इसी तरह घर के कपड़े में देखा तो हल्का चौंकी। ऑफिस नहीं जाना? नहीं, पेट दुख रहा है मेरा। चाहकर भी अपने दर्द को छुपाना मुश्किल हो गया तो आखिर बोल ही पड़ा। शालिनी जी ने बेटे की तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या हो गया? क्या कुछ बाहर का खाया तूने? नहीं तो, नविका ने जवाब दिया। वो जिस तरह से परेशान था वो कुछ समझ भी नहीं आया, इसलिए फौरन दवाई का बॉक्स लेने गई। शालिनी जी उसके पास आकर उसकी पीठ को सहलाने लगी। मोक्ष, आराम से। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस डिनर हैवी हो गया था, मोक्ष ने जवाब दिया। नविका दवाई लेकर आ रही थी। उसकी बात सुनकर हैरानी हुई, पर तुम, बोलते बोलते खुद ही रुक गई क्योंकि अब लगा शायद कल रात को वो खाकर आया था। नविका ने आकर उसे दवाई दी। कुछ समझ आ रहा था। शायद उसकी वजह से उसने कुछ कहा नहीं। उसे अब अफसोस भी हो रहा था पर कुछ कर भी नहीं सकती थी। मधु जी की देखरेख में कोई कमी नहीं हो रही थी। खुद ही उनको शर्मिंदगी सी हो रही थी। वो समधियों के यहाँ कैसे रहेंगी ये बात परेशान कर रही थी। मॉम, आपकी दवाई, अयान ने उनके पास आकर कहा। उसके आने की आहट पर मायरा एकदम ही चुप हो गई। अशीति भी वही थी। अयान की वजह से अब बिना कुछ कहे उन्होंने दवाई खाई। वो उनके पास ही आकर बैठ गया। उसने उनके पास बैठकर कहा, क्या मैं आपके लिए आपका बेटा नहीं हूं? हाँ, पर बेटा। क्या बेटा और पर? आप भी ना। अब मुझे पराया कर रहे हो ना? अगर मुझे जरूरत हुई मेरी देखभाल नहीं कर सकती है आप? मॉम, लोगों का क्या है वो बोलते हैं और इतना तो कोई बोलता नहीं जितना लोग सोच लेते हैं। क्या कहते हो भाभी? अयान ने कहा, जिस पर अशीति ने फौरन कहा, बिल्कुल, मैं भी आंटी को कब से कह रही हूं पर वो अपने आगे सुने तब ना। अब आप बताइए, घर में कोई कुछ सोचेगा क्या? आपको परेशानी हुई क्या कोई? अयान ने पूछा तो मधु जी कुछ बोल नहीं पाई। नहीं, बिल्कुल नहीं।
आपके घर वाले तो बहुत अच्छे से। मुझसे थोड़ा कम, अयान ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, जिस पर सब हंस पड़े। मायरा चुप सी उसे देख रही थी। वो कभी इतना मैच्योर नहीं लगा था। मधु जी बेटी के भाग्य पर खुश होती हुई दामाद की तारीफ करने लगी। बहुत अच्छे हैं आप, खड़ा हीरा। भगवान ने मेरी मायरा के भाग खोल दिए। ये तो आपने 100 नहीं लाखों करोड़ों टके की बात की, पर आपकी खड़ूस बेटी माने तब ना, उसने अपने ही मस्ती भरे अंदाज में कहा। अशीति और मधु जी एक बार फिर से हंस पड़े, मगर मायरा जरूर उसे घूरने लगी। देखिए देखिए, आपके सामने कैसे घूर रही है, सोचिए पीठ पीछे क्या करेगी मेरा। मतलब देख रही है ना आप, पति की कोई इज्जत ही नहीं। ना ना, तुम आओ पैर दबाऊं तुम्हारे, वो भी आखिर चिढ़ती हुई बोली। अयान ने फौरन पाव आगे भी कर दिया तो उसने उसे घूरते हुए ही कहा, गला ना दबा दूं सीधा। आए बड़े डॉट। मायरा, उसकी माँ ने उसे टोक दिया, जबकि अशीति मन ही मन मुस्कुरा दी। कुछ भी कहो, रायचंद बॉयज फुल हस्बैंड मैटेरियल है।